नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो वीडियो भेजे थे जिस पर प्रयोजन मूलक हिंदी को टेलीफिल्म के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है और मैंने जानबूझकर ये वीडियो इसलिए आपको भेजे थे कि आपको प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर करने आना चाहिए और प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्यिक हिंदी से कैसे अलग है ये भी बात आपने उसमें महसूस की होगी। साथ ही साथ दूसरा जो वीडियो उसमें भेजा था उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियों को लेकर बात रखी गई थी। हमारे पाठ्यक्रम का अगला जो मुद्दा है प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ, तो ये प्रयुक्तियाँ क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है या ये संकल्पना क्या है, इसको लेकर भी उसमें कुछ बातें आ गई है। मैं पुनः एक बार अपनी ओर से उनको थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ ताकि परीक्षा में आपको अगर प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ लिखिए ऐसा अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि प्रयुक्ति मतलब क्या है। आपने उस वीडियो में तो देखा ही होगा और समझा भी होगा, फिर से एक बार मैं अपने शब्दों में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है, उसकी अगर परिभाषा अगर करना चाहे तो उसके बारे में कह सकते हैं किसी भाषा का वह रूप, मतलब कोई भी भाषा लीजिएगा उसका जो रूप है जो किसी कार्यक्षेत्र मतलब मीडिया का होने दीजिएगा, विज्ञापन का होने दीजिएगा या प्रशासन का होने दीजिए, कार्यालय का होने दीजिए, बैंक का होने दीजिए, किसी भाषा का वह रूप जो किसी कार्यक्षेत्र या विषय विशेष में, विषय विशेष से तात्पर्य क्या है, संबंधित विषय के बारे में कोई विशेष जानकारी देने की वो कोशिश करता है। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं, किसी भाषा का वह रूप जो किसी कार्यक्षेत्र या विषय विशेष में बार बार प्रयुक्त होने के कारण, मतलब पुनः पुनः बार वो प्रयुक्त होता है, बार बार प्रयुक्त होने के कारण उस क्षेत्र की भाषिक विशिष्टता, मतलब संबंधित क्षेत्र की जो भाषिक विशिष्टता है उसकी जो विशेष अलगता जो है वो ग्रहण कर लेता है, मतलब उस क्षेत्र की अलग पहचान जो है ग्रहण कर लेता है, तो उसे उस विषय की प्रयुक्ति कहा जाता है। फिर से एक बार मैं इसको पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से आपके सामने रखता हूं ताकि आपको उसका अर्थ समझ में आ जाए। देखिएगा, किसी भाषा का वह रूप जो किसी कार्यक्षेत्र या विषय विशेष में बार बार प्रयुक्त होने के कारण क्षेत्र की भाषिक विशिष्टता ग्रहण कर लेता है तो उसे उस विषय की प्रयुक्ति कहा जाता है। मान लीजिएगा कि हिंदी का एक बैंक का जो रूप है वो बैंक के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, तो बैंक की जो शब्दावली है उस क्षेत्र की जो विशेषताएं है वो वहां पे ग्रहण कर लेता है। मैं एक मीडिया के प्रयुक्ति के बारे में आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। देखिएगा, मीडिया में जो मीडिया मतलब समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल पर जो खबरें आती है वो किस प्रकार से उस विषय की या उस क्षेत्र से संबंधित शब्दावली उसमें प्रयुक्त होती है या उसकी प्रयुक्ति किस प्रकार होती है, उसका उदाहरण मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिएगा, समाचार पत्रों में या समाचार न्यूज चैनल पर वो किस प्रकार प्रस्तुत होता है, उसकी प्रयुक्ति क्या होती है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग, अर्थात ये जब कोई खबर जो है समाचार पत्र में जब छपेगी तब उसकी प्रयुक्ति जो है, उसका प्रयोग जो है किस प्रकार किया जाएगा, तो इसका ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है, उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग। इसको पूर्ण वाक्य में नहीं लिखा जाएगा, उसको उसी रूप में लिखा जाएगा। इसके पीछे की उद्देश्य यह है कि सूखाग्रस्त जो भी कुछ इलाका है, क्षेत्र है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है और वो मांग की गई है या नहीं, इसलिए पूर्ण वाक्य वहां पे न लिखकर वाक्यांश वहां पे लिखा गया है। दूसरा एक उदाहरण, प्रतिनिधि मंडल का दौरा कल से आरंभ, मतलब इतना ही वो शीर्षक लिखा जाएगा समाचार पत्र में और वो प्रयुक्ति जो है या उसका प्रयोग जो है उस रूप में किया जाएगा। उसी प्रकार कुछ शब्द जो है उस क्षेत्र के आने के कारण उस प्रयोजन मूलक हिंदी में वो अपने आप जुड़ जाते हैं। मैं विज्ञान क्षेत्र से संबंधित कुछ शब्द आपके सामने रखता हूं कि वो शब्द जो है
प्रयुक्ति के रूप में वहां पे, या प्रयोग, जब विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी लिखी जाएगी तो उसमें उस प्रकार के शब्द आएंगे। उदाहरणार्थ अणु, ऊर्जा, क्षमता, गति, चाल, परमाणु, परिवर्तन, भौतिक, ये सभी शब्द जो है विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से वहां पे प्रयुक्त होंगे। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी जब विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगी तो उस रूप में वहां पे उसको लिखा जाएगा। और एक उदाहरण मैं कार्यालयीन हिंदी से संबंधित आपको दे देता हूं। मतलब कार्यालय में जब प्रयोजन मूलक हिंदी काम चलता है तो उसकी प्रयुक्ति क्या होती है, उसका भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। कि मान लीजिएगा कि कोई कार्यालय में कोई पत्र आ जाता है और संबंधित अधिकारी के पास वो चला जाता है, तो संबंधित अधिकारी उस पत्र को पढ़ता है और पढ़ने के बाद कार्यालयीन हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी का जो रूप है उसकी प्रयुक्ति वहां पे कैसे होती है, उसका उदाहरण देखिए। उस अधिकारी ने वो पत्र पढ़ा और उसके ऊपर वो टिप्पणी लिखता है, अर्थात एक टिप्पणी लिखता है। वो किस रूप में? फाइल आदेशार्थ अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। मतलब इसमें आने वाले आदेशार्थ, अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, इतना ही वो टिप्पणी उस पत्र पर लिखी जाएगी। मतलब ये कार्यालयीन प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति का उदाहरण है। उस पर उस अधिकारी के द्वारा वो टिप्पणी या नोट लिखी जाएगी जिस पर लिखा जाएगा फाइल आदेशार्थ प्रस्तुत है, फाइल अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, फाइल अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। मतलब ये लिखने की एक पद्धति है। तो ये हो गया कार्यालयीन हिंदी के बारे में। अब दूसरा एक उदाहरण मैं थोड़ा सा व्यापार से संबंधित या व्यापार जगत से संबंधित प्रयोजन मूलक हिंदी या उस क्षेत्र की हिंदी जो है किस प्रकार प्रयुक्त होती है, उसकी प्रयुक्ति जो है किस प्रकार होती है, उसके उदाहरण समझाता हूं। देखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी शेयर मार्केट की बात की थी, तो उसमें वहां पे जो हिंदी का रूप है या वहां पे उस क्षेत्र के हिंदी के जो शब्द है वो प्रयुक्ति के स्तर पर किस प्रकार आ जाते हैं, उसका उदाहरण शेर आधे मुंह लुढ़के, मतलब शेर की लगभग आधी कीमत जो है पिछले दिन की तुलना में आज की कीमत जो है आधे स्तर पर आ गई है। मतलब आधे मुंह लुढ़के, ये एक प्रयुक्ति है, मतलब भाषा का एक प्रयोग है जो शेयर मार्केट में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बोला कि शेर आधे मुंह लुढ़के, मतलब शेर की कीमतें जो है आधे कीमतों पर आ गई है। दूसरा उदाहरण, सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, इसका मतलब यह है कि वहां पे सोने के भाव जो है वहां पे बढ़ गए हैं। तो ये दो उदाहरण जो है मुख्यतः व्यापारी जगत में या व्यवसाय के क्षेत्र में वहां पे हिंदी के शब्दावली के साथ वहां पे प्रयुक्त होते हैं। अगला एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि वो विज्ञापन से क्षेत्र से संबंधित है। विज्ञापन का क्षेत्र, वहां पे हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी का जो रूप है उसकी जो प्रयुक्ति है वो किस प्रकार है। उदाहरण देखिएगा, रूप रंग निखर निखर उठता है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी की विज्ञापन के क्षेत्र की प्रयुक्ति है। क्या उदाहरण है? रूप रंग निखर निखर उठता है। दूसरा एक उदाहरण, वह ताज, वह ताज, ये भी एक विज्ञापन के क्षेत्र की प्रयुक्ति है। और तीसरा एक उदाहरण, नया प्रेस्टीज, नया प्रेस्टीज। अब अर्थात ये जो कुछ वाक्य रचना या ये जो प्रयुक्ति आ गई है ये किसी न किसी वस्तु को लेकर विज्ञापन के तौर पर सामने आ रही है। तो ये सभी बातें जो है, मुझे बताना इतना ही है कि प्रयुक्ति के स्तर पर अगर विचार किया जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी को इतना समझ लीजिएगा कि उस क्षेत्र में जाने के बाद हिंदी उस क्षेत्र की शब्दावली को लेकर प्रस्तुत होती है। और एक बात मैं उसको थोड़ा सा आसान करके समझाना चाहता हूं। देखिएगा, मैं एक तरफ सामान्य हिंदी के वाक्यों को कहूंगा और दूसरी तरफ वही कार्यालय की हिंदी कैसे होती है इसको भी, उसी वाक्य को मैं दोहराकर आपको बताऊंगा क्या अंतर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, सामान्य हिंदी का जब वाक्य बोला जाएगा वही वाक्य कार्यालयीन हिंदी में या प्रयोजन मूलक हिंदी जो कार्यालय का रूप है, कार्यालयीन हिंदी का रूप है, वहां पे कैसे आ जाएगी। उदाहरणार्थ, मुझे छुट्टी दीजिए, ये सामान्य हिंदी का शब्द है, मतलब वाक्य है। मुझे छुट्टी दीजिए, अगर हमें सामान्य बोलचाल में बोलना है तो हम क्या कहेंगे, मुझे छुट्टी दीजिए। ये सामान्य हिंदी के बोलचाल में
वाक्य प्रयुक्त होगा, वही वाक्य कार्यालयीन भाषा में या कार्यालयीन हिंदी में अगर लिखा जाए या बोला जाए तो कैसे? उदाहरणार्थ, मुझे छुट्टी प्रदान की जाए। देखिएगा, सामान्य हिंदी में क्या कहा जा रहा है? मुझे छुट्टी दीजिए, और कार्यालयीन हिंदी में मुझे छुट्टी प्रदान की जाए, मतलब ये अंतर आ जाता है। दूसरा एक उदाहरण सामान्य हिंदी में कहा जाता है, मैंने पत्र का जवाब दे दिया है। मैंने पत्र का जवाब दे दिया है, ये सामान्य बोलचाल में हम कहेंगे। तो कार्यालयीन हिंदी में उसको कैसे लिखा जाता है? पत्र का जवाब दिया जा चुका है। पत्र का जवाब दिया जा चुका है। ना सामान्य हिंदी की तुलना में वो थोड़ा सा उसका प्रयोग जो है या प्रयुक्ति जो है वहां पे अंतर आ रहा है। तो उदाहरण 2 हमने देखे, सामान्य हिंदी में मुझे छुट्टी दीजिए, उसका कार्यालयीन हिंदी में मुझे छुट्टी प्रदान की जाए। दूसरा उदाहरण, मैंने पत्र का जवाब दे दिया है, वही कार्यालयीन हिंदी में पत्र का जवाब दिया जा चुका है। अर्थात ये जो प्रयुक्ति के जो भी कुछ स्तर है या प्रयुक्ति की जो अलगता है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशेषता है। तो ये सभी बातें जो है, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य बोलचाल की हिंदी, इसमें क्या क्या अंतर आ जाता है। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यालयीन हिंदी जो है, कार्यालयीन कार्य जो संपन्न होता है, वहां पे जो भाषा इस्तेमाल होती है, तो वो भाषा एकदम संक्षिप्त वहां पे इस्तेमाल होती है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कार्यालयीन कार्य कम से कम शब्दों में तथा कम से कम समय में लेकिन सुचारू रूप से संपन्न होना चाहिए, वैसी भाषा वहां पे इस्तेमाल होती है। क्या मतलब, इसका उद्देश्य क्या है कि कार्यालय में रोज बहुत सारे पत्र आ जाते हैं, तो उन सभी पत्रों को पढ़कर उसके ऊपर कार्यवाही करने का उतना जो समय है वहां पे उस अधिकारी को देना पड़ता है। तो इसलिए उस पर जो कार्रवाई की जाने वाली है, तो उसको संक्षिप्त भाषा में, वो भी कम से कम समय में सुचारू रूप से वो कार्य पूर्ण हो जाए, इस रूप में वहां पे कार्यालयीन भाषा का प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो ये सभी बातें मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी के भीतर हम देख सकते हैं। और एक मैं बात बैंक से संबंधित प्रयुक्ति जो है उसको भी थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिएगा, बैंक में आपने बहुत सारे पर्चियां वगैरह लिखी होंगी पैसे निकालने के लिए, भरने के लिए। तो उस पर जो भाषा का जो प्रयोग है, वो जो प्रयुक्ति है बैंक के हिंदी की प्रयुक्ति, उसका उदाहरण, कृपया मुझे या धारक को शब्दों में कंस में दिया जाता है डैश डैश अदा करें। अर्थात ये वाक्य रचना उस पर्ची पर आपको पढ़ने को मिलेगी जिसमें लिखा जाएगा मुझे या धारक को, मतलब ये धारण करने वाला जो भी व्यक्ति है, इतने इतने रुपए अदा करें। या फिर दूसरा उदाहरण, इस राशि को मेरे बचत खाता संख्या डैश डैश में डाल दें। ये बैंक की प्रयुक्ति है, बैंक की शब्दावली या बैंक की जो वाक्य रचना है उस प्रकार से वहां पे लिखी जाती है। अर्थात ये सभी बातें जो है एक प्रकार से सामान्य बोलचाल से हिंदी को अलगा रही है। और एक बात, वैज्ञानिक शब्दावली या वैज्ञानिक प्रयुक्तियां कैसे होती है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी किस प्रकार से अलग से वहां पे प्रयुक्त होती है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा, वैज्ञानिक भाषा में सूक्ष्म अर्थ भेद होता है। उदाहरण, विज्ञान में एनर्जी केवल ऊर्जा है। विज्ञान के क्षेत्र में एनर्जी का अर्थ केवल और केवल ऊर्जा के रूप में वहां पे स्वीकार किया गया। ऊर्जा के सामान्य अर्थ शक्ति, स्फूर्ति, बल और ताकत नहीं। मतलब वहां पे ऊर्जा के जो इतर अर्थ जो होते हैं, शक्ति, स्फूर्ति, बल, ताकत, ये एनर्जी के लिए वहां पे लागू नहीं किए जाएंगे। उसका एक ही अर्थ या मतलब निकाला जाएगा, वो है ऊर्जा। सामान्य व्यवहार के शब्दों में या शब्दों की अर्थ व्याप्ति तकनीकी शब्दों की अपेक्षा विस्तृत होती है, क्योंकि उसमें लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक भी अर्थ वहां पे आ जाते हैं। मतलब सामान्य बोलचाल में हम कोई भी शब्द जब उच्चारित करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 अर्थ निकाले जाते हैं। तो लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में या तकनीकी शब्दावली में वैसा नहीं होता,
किंतु तकनीकी शब्द सिमटकर एक ही सूक्ष्म अर्थ का बोध कराते हैं। इसलिए यहाँ पे एनर्जी शब्द का जो उल्लेख हुआ है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी में वहां पे एनर्जी शब्द का मतलब जो है सीमित करके ऊर्जा ही वहां पे लिया जाएगा, न कि शक्ति, स्फूर्ति, बल या ताकत के रूप में वहां पे नहीं लिया जाएगा। और एक उदाहरण मैं आपको कार्यालयीन हिंदी की प्रयुक्ति से संबंधित बताना चाहता हूं। देखिएगा, कार्यालयीन हिंदी में कुछ इस प्रकार भी वाक्य रचना लिखी जाती है, फाइल प्रस्तुत की जाए। मतलब वो जो संबंधित अधिकारी क्या मार्क लगा देता है, नोट क्या कर देता है, फाइल प्रस्तुत की जाए। दूसरा, चर्चा के अनुसार कार्रवाई करें। दूसरा उदाहरण क्या है, चर्चा के अनुसार कार्रवाई करें। मतलब ये कार्यालयीन हिंदी के रूप है या प्रयुक्तियां है। इस पत्र का उत्तर रोक दिया जाए, इस पत्र का उत्तर रोक दिया जाए। अर्थात ये कार्यालयीन भाषा के प्रयोग के रूप में वहां पे कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। उसी प्रकार विज्ञापन के और 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। विज्ञापन की जो हिंदी है वहां पे किस प्रकार उसकी प्रयुक्ति जो है वहां पे होती है। उदाहरणार्थ सेरिडोन लीजिए, मतलब मान लीजिएगा कि कोई दवा है तो उसके ऊपर जो कोई विज्ञापन बनता है तो उस वहां पे हिंदी का प्रयोग जो है, प्रयुक्ति जो है, सेरिडोन लीजिए। या फिर दूसरा उदाहरण, आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए। ये विज्ञापन की प्रयुक्ति है, आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए। मान लीजिए आपको बदन दर्द वगैरह है, सर दर्द वगैरह है या घुटनों का दर्द है, तो आयोडेक्स का जो विज्ञापन आता है तो उसमें हिंदी की प्रयुक्ति इस प्रकार होती है कि आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए, मतलब तुरंत आपको आराम मिल जाएगा और आप काम पर जा सकते हैं। अर्थात ये सभी उदाहरण हम इसलिए देख रहे हैं कि आपको प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के भेद को आपको अलग करने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने ये जानबूझकर फिर से एक बार इसको उस उदाहरण आपके सामने रखा है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको हमेशा उपलब्ध हूं, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो कृपया ये प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियां जो है, इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से सुनते हुए उसको सोच विचार के साथ लिखिएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए। अगले लेक्चर में मैं अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।